Good morning, students. Today's topics pivoting and in data frame. So data frame it is two-dimensional data structure, that means tabular form का data structure है. That means used to store data in the form of table. That means rows and columns की form में data store करता है. It is just similar to spreadsheet, SQL table और dictionary of series of objects. तो same जिस तरीके से हमने create किया था, we have created a data frame from dictionaries और series objects से भी, list से भी. So it is generally the most commonly used pandas object. Generally हम data tabular form में data अगर store करना है, we must use data frame. तो first topic जो function है pivot and another topic is the pivot table. The pivot receives data and uses unique value from index columns to form accesses of resulting data frame. तो रिसेव करता है आपके जो पहले से डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, उसमें से जो कॉलम्स हैं आपके, मे बी रोज है, वहां उनमें से यूनिक वैल्यूज लेता है और उनसे एक नया रिजल्टिंग, दैट मींस एक न्यू आपके एक नया वहां पे डेटा फ्रेम क्रिएट करता है. सो आपको ध्यान रखना, पहले से डेटा फ्रेम आपके पास है, उसमें से कुछ डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन कॉलम या फिर इंडेक्स वगैरह, रो के इंडेक्सेस, उनके बेसिस पे आप जो भी कॉलम लेंगे, रो लेंगे, उसकी वैल्यू के बेसिस पे वो, और वैल्यू जो ये लेगा वो यहाँ पे यूनिक वैल्यू लेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे कि क्या चीज कैसे करेंगे. So column is column name to use to make new frames. Columns, अगर कॉलम वाला इंडेक्स जो अगर आप यूज करते हैं कॉलम्स, उससे यहाँ पे कॉलम की हेडिंग आएगी कॉलम वाले वैल्यू में से. तो वैल्यूज इज कॉलम नेम टू यूज फॉर पॉपुलेटिंग न्यू फ्रेम्स वैल्यूज. यहाँ पे 3 पार्ट है. फर्स्ट इंडेक्स, दूसरा कॉलम एंड थर्ड इज वैल्यू. आपको किसको इंडेक्स बनाना है, कौन से कॉलम की जो वैल्यूज है उनको इंडेक्स बनाना है, कौन सी कॉलम की जो वैल्यू है वो आपकी कॉलम की हेडिंग बनेगी, कौन से कॉलम की जो वैल्यू है वो वैल्यूज में वर्क करेगी. फिर है पाइवट टेबल इज यूज्ड टू समराइज एंड एग्रीगेट डेटा इनसाइड डेटा फ्रेम. अब ये समराइज करता है पाइवट टेबल. तो मैं बताऊंगा आगे पाइवट फंक्शन और पाइवट टेबल में क्या डिफरेंस है, दोनों कहाँ पे यूज करेंगे. तो आप देखिए, बेसिकली इस डायग्राम से देखते हैं हम. तो पाइवटिंग डेटा फ्रेम, तो एग्जांपल यहाँ पे आपका डेटा फ्रेम है, ये आइटम टीवी एसी कंपनी एलजी वीडियोकॉन, एलजी सोनी, रुपीज, ये आपके प्रोडक्ट का प्राइस है यहाँ पे, और यूएस डॉलर में प्राइस है, ये रुपीज में प्राइस है. सो कंपनी, तो देखिए यहाँ पे उसमें से पाइवटिंग किया तो देखिए कंपनी वाली, तो कंपनी वाली जो है कॉलम, उसको उसने रो का इंडेक्स बनाया. देखो देखो कंपनी वाली जो है, जो उसको देखिए कॉलम का हेडिंग बन गया, देखिए एलजी वीडियोकॉन, एलजी सोनी. तो उसमें से यूनिक वैल्यू ली एलजी वीडियोकॉन और सोनी लिया, एलजी वीडियोकॉन सोनी. सो तो कॉलम कंपनी को कॉलम कंपनी कॉलम वाला डेटा जो है वो उसको कॉलम की हेडिंग बनाया है. अब आइटम जो है वहां पे उसको रो का इंडेक्स बनाया, दैट मीन रो की हेडिंग बनाया. देखिए यहाँ पे तो टीवी एसी, तो यहाँ पे एसी और टीवी दो बनाया. अब वैल्यूज कहाँ से लिए उसने, वैल्यूज जो लिए रुपी वाले कॉलम से लिए. तो इस तरह से प्राइवेटिंग करते हैं हम यहाँ पे. तो कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, जैसे एसक्यूएल के अंदर हम सिलेक्ट क्वेरी करते हैं और कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स का डेटा ही लेते हैं. तो वैसे हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, उसी तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में से. तो कुछ पार्ट डेटा कर रहे हैं, सारा डेटा नहीं ले रहे हैं, कुछ पार्ट ऑफ द डेटा कर रहे हैं. तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक टेबल गिवन है. तो इसमें देखते हैं हमारे पास टेबल गिवन है. देखिए ये टेबल गिवन है आपको. इसको अगर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ. तो कंट्रोल एन टू क्रिएट अ न्यू. तो कंट्रोल एन प्रेस करना है आपको. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ स्क्रीन को. तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट pandas as pd. ये फर्स्ट लाइन हमेशा आपको बोल रहा हूँ मैं, इंपोर्ट करनी है, वी आर यूजिंग सीरीज और डेटा फ्रेम. तो ये तो फाइल इंक्लूड करनी है. numpy एक ऑप्शनल पोर्शन है आपके पर्टिकुलर डेटा को. आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट होगा तो हाफ मार्क्स इसके मिल गए. अब आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ
डिक्शनरी। मैं यहाँ पे डिक्शनरी डी और डिक्ट आपकी मर्जी है। डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं इस टेबल में से जो भी आपके टेबल है यहाँ पे, इसमें से मैं यूजुअली क्या करूँगा, आपके इस कॉलम्स वाइज डेटा लूँगा डिक्शनरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा ले रहा हूँ। तो कॉलम फर्स्ट था आइटम, और ये आइटम भी क्या कोई वेरिएबल नहीं है, ये खुद ही एक वैल्यू है। तो आइटम फिर कॉलम। तो देखिए यहाँ पे आइटम और कॉलम, फिर टीवी टीवी एसी एसी, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होगी। तो टीवी टीवी कॉमा टीवी कॉमा एसी कॉमा एसी कॉमा फर्स्ट कॉलम। देन सेकंड कॉलम लेंगे कंपनी। तो मैं यहाँ पे इसमें डबल कोट्स में कंपनी कॉलन, फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे भी। कंपनी के नेम एलजी वीडियोकॉन कॉमा एलजी वापस एलजी, फिर आता है आपके सोनी एन वाई सोनी, ये डबल कोट्स में क्योंकि वैल्यूज हैं। तो अगर आप डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा। थर्ड कॉलम जो आप यहाँ पे देखते हैं, तो रुपीज 12 10 15 14, तो रुपीज रुपीज इसको भी डबल कोट्स में लेना है आपको। कॉलन और फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे 12,000 कॉमा 10,000। न्यूमेरिक वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 और 15,000। तो ये तो रुपीज में। फिर नेक्स्ट लास्ट कॉलम है दैट इज यूएसडी, यूएस डॉलर में उसका प्राइस है। ये भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो 4 वैल्यूज है वहां पे। मैं देखता हूँ इसमें 700 650 800 700 कॉमा 650 800 850, कुछ भी डाल देते वैल्यूज, नो मैटर। अब ये तो हुआ हमारा डिक्शनरी क्रिएट। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का डी कैपिटल, फ्रेम का भी एफ कैपिटल। तो डेटा का डी एंड फ्रेम का, और जो भी आपको पास करना डी, ये पास किया मैंने डी, डिक्शनरी कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम, प्रिंट df। तो इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से थोड़ा एनलार्ज जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऑटो कर देता हूँ। ये लिस्ट है यहाँ पे। सो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे यूजिंग F5 और इधर दिस बटन। तो देखिए आपके आइटम कंपनी रुपीज यूएसडी, और ये यहाँ पे रो बाय रो पे इंडेक्स। अगर आपको रो पे इंडेक्स कुछ और चेंज करना तो कॉमा इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर इंडेक्स। और कॉलम में तो आपके पास आइटम कंपनी, अगर इनको इंटरचेंज करना है तो आप यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इज अप टू यू। सो कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि कॉलम वाइज डेटा अगर लेना है तो डिक्शनरी, तो जनरली हम प्रीफर करेंगे डिक्शनरी को। डिक्शनरी को यूज करके ही अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, सिंपल सा, सिंपल टॉपिक। अब देखिए देयर आर टू फंक्शंस अवेलेबल इन पाइथन फॉर पाइवटिंग डेटा फ्रेम। देयर आर टू फंक्शंस, फर्स्ट इज पाइवट फंक्शन, अनदर इज पाइवट टेबल फंक्शन। तो पाइवट फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डिराइव्ड टेबल पाइवट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। आपका एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम जो डीएफ है, मैंने अभी जो क्रिएट किया है, उसमें से कोई एक नया डेटा फ्रेम बनाएगा, बट डिराइव्ड होगा वहां पे, उसमें कुछ कॉलम्स का डेटा ही होगा। तो it takes 3 arguments: index, columns, and values. As value for each of these parameter, we need to specify column name in the original table. Original table data frame जो DF है मेरा बना हुआ। अब उसमें से आपको वैल्यू फील्ड कौन सा लेना है, इंडेक्स पे कौन सा चाहिए,
आपको कॉलम में कौन सा चाहिए, तो ये आपको इन 3 आर्गुमेंट में डिफाइन करना है कि इंडेक्स इक्वल टू कौन सा इंडेक्स जो है, कौन सा कॉलम की जो वैल्यू वो इंडेक्स बनेगी, कौन से कॉलम की वैल्यू जो है कॉलम्स बनेगी, कौन से कॉलम की जो वैल्यू है वो वैल्यू बनेगी इस नए डेटा फ्रेम के अंदर। तो न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। So then the pivot function will create a new table pivot whose row and column indices are the unique value of the respective parameters. तो न्यू टेबल जो बनेगी आपकी, उसमें रो और कॉलम के जो इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस इंडेक्स जो बनेंगे वहां पे रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग, उनमें यूनिक वैल्यूज होगी। The cell values of new table are taken from column given as value parameter। और वैल्यूज कहाँ से लेगा, जिसको आप वैल्यू इक्वल टू उस कॉलम का नेम लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए डी डॉट पाइवट, और जो भी देखिए मैं यहाँ पे अब हमारे पास डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। इसमें मुझे अगर नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे p इक्वल टू df, डेटा फ्रेम का नाम जिसको आपको जिसका पाइवटिंग करना है वो df है आपकी, df डॉट पाइवट। पाइवट इसमें देखिए आपके यहाँ पे जो हेडिंग हेल्प आ रहा है, हेल्प में लिख रहा है इंडेक्स कॉलम और वैल्यू। तो आपको फर्स्ट इंडेक्स का लिखना है, लिखना है कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल टू, फिर लास्ट में आ जाएगा वैल्यूज, वैल्यूज है यहाँ पे तो वैल्यूज इक्वल टू। अब आपको 3 कॉलम के नेम देने हैं। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसने आइटम को लिया है इंडेक्स, कंपनी को लिया है कॉलम, और वैल्यू लिया है उसने रुपीस को। तो हमारे ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे आइटम, तो जैसा अपने आइटम में एक कॉलम का नाम है डबल कोट्स में आई कैपिटल आइटम, कॉलम्स में देखिए कंपनी, तो कंपनी में सी कैपिटल कंपनी। फिर वैल्यूज में आपको कौन सा कॉलम लेना है, जो भी लेना है, मैंने जैसे रुपीस की जगह यूएसडी लिख देता हूँ। और फिर पी बन रहा है तो प्रिंट पी, और इसको वापस रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा फ्रेम पहले वाला ओरिजिनल डेटा फ्रेम, यहाँ पे देखिए कंपनी एलजी सोनी वीडियोकॉन 3 कंपनी। देखो इंडेक्स में आइटम लिया आपने, तो आइटम में 2 ही वैल्यू, यूनिक वैल्यू टीवी और एसी, तो टीवी और एसी लेगा। अब कॉलम्स कंपनी के अंदर देखिएगा कंपनी में क्या वैल्यू है, तो एलजी वीडियोकॉन और सोनी 3 वैल्यू, तो एलजी सोनी और वीडियोकॉन कॉलम्स की हेडिंग बन गया। फिर वैल्यूज यूएसडी के अंदर 700 650 800 850। तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे एसी के लिए, एसी की वैल्यू आएगी सारी एलजी सोनी और वीडियोकॉन की, जो भी एसी की वैल्यू यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैच कर रही है। तो एसी की वैल्यू एलजी की कितनी है, एलजी की एसी वैल्यू $800, तो $800। फिर देखेगा एसी की वैल्यू सोनी के लिए 850, तो 850। फिर देखेगा एसी की वैल्यू वीडियोकॉन के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो नैन नल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे टीवी के लिए चेक करेगा कि एलजी की वैल्यू कितनी है 700, फिर सोनी की वैल्यू कितनी है टीवी में नहीं है तो नैन, फिर टीवी में वीडियोकॉन की वैल्यू 650 है 650। अब पाइवट फंक्शन में एक प्रॉब्लम है वहां पे कि अगर आपकी वैल्यू वाले कॉलम में अगर एक ही एंट्री 2 बार हो गई वहां पे, अब एलजी के अंदर टीवी, एलजी का दूसरा मॉडल, दूसरी टीवी एलजी, फिर उसकी रेट होगी 15,000, यहाँ पे हो गया 800 यूएस डॉलर। तो सेम डेटा के लिए एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे जब वैल्यू मैपिंग करेगा तब प्रॉब्लम आएगी कि वो कौन सी वैल्यू लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री है जो डुप्लीकेट एंट्री है, यहाँ पे टीवी एलजी ये वाली एंट्री जो है डुप्लीकेट हो गई यहाँ पे नीचे, और उसमें वैल्यू चेंज है, 12,000 की जगह 14,000 है, यहाँ पे 800 है। तो उस केस में पाइवट फंक्शन वर्क नहीं करता है। जब आपके वैल्यू वाले कॉलम में इस वैल्यू वाले यूएसडी में अगर एंट्रीज डबल आ गई है, वैल्यू डुप्लीकेट हो गई है, उस केस में ये एरर देता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपके हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया पाइवट वाला, तो ये आपके डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। अब pivoting data frame, pivoting by multiple columns. Now in previous example we want to pivot the value of both rupees and US डॉलर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स आइटम और कॉलम इक्वल टू कंपनी। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रिमेनिंग कॉलम को एज अ वैल्यू वाला कॉलम ले लेगा। तो हम यहाँ पे इसको मैं आगे और करता हूँ।
और इन दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये P1 नई डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे वैल्यू वाला कॉलम में अगर हटा देता हूँ, नहीं है, नन है, तो वो रिमेनिंग जो कॉलम बचेंगे आपके उसको एज अ ले लेगा, वहां एज अ वैल्यू फील्ड लेगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं F5। तो यहाँ पे देखिए आपके तो यहाँ पे वैल्यूज फील्ड को हटा रहा हूँ, USD को हटा दिया। अब सीधा यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रुपीज के लिए बन रहा है ये, फिर आपके $US के लिए LG सोनी वीडियोकॉन के लिए। तो ये दोनों को इंक्लूड कर लेगा। वैल्यूज मींस अगर आपने इंडेक्स में आइटम लिखा है, फिर कॉलम्स में कंपनी लिखा है, तो रिमेनिंग जो कॉलम है उनके लिए डेटा मैपिंग कर देगा अपने आप। तो ये टेबुलर फॉर्म बना रहा है, बट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में से। तो कॉमन मिस्टेक इन पाइवटिंग क्या है? The pivot method takes at least 2 column name as parameters. अब देखिए यहाँ पे the index and the column name parameter. Now a problem is that what happens if we have multiple row with the same value for these columns. अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें इस टीवी LG, यहाँ पे भी टीवी LG, और वैल्यू जो है 12,000 15,000, दो वैल्यू है यहाँ पे। अब वो कौन सी वैल्यू यहाँ पे पाइवटिंग में रखेगा? तो एरर देगा इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंट्री कैन नॉट रीसेट। तो ये वापस उसको रीसेट नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है आपके पाइवट फंक्शन के साथ में कि जब एक ही एंट्री हो रही है दो बार, तो LG टीवी टीवी LG, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू लेता है, तो टीवी LG देखेगा तो उसकी एंट्री दो बार है और दो अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सी वैल्यू को लेगा? तो मैं यहाँ पे देखिए जहाँ पे LG के लिए वापस LG तीसरी वाली जो वैल्यू है LG की, वो AC की जगह पे यहाँ पे मैं टीवी कर देता हूँ, टीवी। और फिर प्राइस वही रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे LG की जो एंट्री होगी, देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम तो बन गया। तो देखिए यहाँ पे टीवी LG दो बार आ गया, टीवी LG। अब वैल्यू 12,000 14,000 दो है, 700 और $800 दो बार आ गया। अब जब पाइवटिंग करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां पे, अब जब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो AC की वैल्यू LG के लिए, तो AC की वैल्यू लेगा LG वीडियोकॉन जो भी है यहाँ पे। फिर टीवी की जैसी वैल्यू आती है LG जैसी दिखेगा, तो LG में दो वैल्यू 700 800। अब वो कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखे, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आती है पाइवट में जब आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज है। ये तो एरर भी शो जो कर रहा है वो यही है, इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीसेट। तो इंडेक्स की जो बेस पे जो आपने जिसको अपने इंडेक्स बनाया है वहां पे, उसकी जो वैल्यूज आ रही है वो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, और डुप्लीकेट वैल्यूज आती है तो उनको वो रीसेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइवट टेबल फंक्शन। तो पाइवट फंक्शन आपके इस तरह की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, जहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जैसे टीवी LG, उसकी दो वैल्यूज है 12,000 15,000, 500 $800। तो उस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तब हम यूज नहीं कर सकते पाइवट फंक्शन, तब हमें पाइवट टेबल मेथड यूज करना है। इट वर्क्स लाइक पाइवट बट इट एग्रीगेट द वैल्यू फ्रॉम। अब इस केस में क्या करेगा, इन दोनों को या तो सम कर देगा, मैक्सिमम निकालेगा, मिन निकालेगा, ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में क्या, आपके पास दो वैल्यू है, अब दोनों से मैक्सिमम लेनी है, मिनिमम लेना है, मीन निकालना है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई होगा इस तरह से। तो सिंपल चीजें हैं यहाँ पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है 12,000 15,000। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लेगा वो, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल, इंडेक्स आइटम कॉलम वैल्यू, एग्रीगेट फंक्शन इक्वल टू जो वैल्यू है उस फील्ड पे एग्रीगेट फंक्शन इक्वल टू np डॉट मीन। उस कॉलम में जहाँ पे दो वैल्यू हो रही है उनके मीन निकाल लेगा, मैक्स निकालेगा, मीन मिनिमम निकालना है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाकी को रिमूव कर देता हूँ और इसी को रखता हूँ पाइवट टेबल। तो पाइवट अंडरस्कोर टेबल, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। तो ये सेम आएगा, जहाँ वैल्यू ले रहा है US डॉलर वाली उसके लिए कॉमा,
और यहाँ पे AGGFUNC इक्वल टू जो भी फंक्शन आपको अप्लाई करना है np डॉट मीन। अब np मुझे आगे ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि numpy में यूज कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट numpy एज np, ये आया, इसको सेव किया और F5। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, दोनों का मीन निकाल दिया। तो 800 प्लस 700 मीन निकालना मतलब एवरेज निकालेगा। तो 1500 डिवाइड बाई 2 750। तो यहाँ पे देखिए टीवी में 750। अगर मैं मैक्स करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। अगर मैं मीन करता हूँ तो मिनिमम वैल्यू ले लेगा। देखिए मिनिमम वैल्यू ले लिए। अब मैं अगर सम करता हूँ np डॉट सम, दोनों का सम हो जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगी। तो ये इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे वो एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लेगा df पाइथन पाइवट टेबल के अंदर। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है। फंक्शंस याद रखने, लर्न करने, मेमोराइज करने, ये सारा काम है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें पाइवट टेबल के बाद में सॉर्टिंग डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को सॉर्टिंग करनी है बाय वैल्यू फर्स्ट और बाय इंडेक्स सेकेंड। तो बाय वैल्यू मींस हम यूज करेंगे फंक्शन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मेथड, और उसमें इंडेक्स वाले में दूसरा मेथड। तो सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम कॉलम्स एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय, तो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन मेथड से आपके वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग करेगा डेटा फ्रेम को। तो सॉर्ट अ डेटा फ्रेम इन पाइथन बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंगल कॉलम को भी कर सकते हैं, सिंगल कॉलम के बाय, और बाय मल्टीपल कॉलम्स। तो यहाँ पे आपके पास है डेटा यहाँ पे इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम कोई भी numpy का फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिएट डिक्शनरी, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। सीरीज है यहाँ पे, आप चाहे तो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सीरीज हटा सकता हूँ, सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सेम डेटा रिप्रेजेंट रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सीरीज हटा के लिस्ट में डेटा ले लूँ तो भी चल जाएगा। इसमें से ब्रैकेट हटा रहा हूँ नॉर्मल वाले, सीरीज फंक्शन को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे थ्री कॉलम नेम एज एंड स्कोर। तो ये है आपकी, तो इसको रन करते हैं। तो डेटा फ्रेम देखिए, डेटा फ्रेम में नेम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एज, थर्ड कॉलम स्कोर। तो आप जब भी डिक्शनरी डेटा फ्रेम बनाएंगे, डिक्शनरी में जो वैल्यूज लिखेंगे कॉलम वाइज वैल्यूज लिखेंगे। तो फर्स्ट थिंग ध्यान रखना है कि कॉलम वाइज ही रखना है। अगर रो वाइज लिखेंगे तो क्या होगा, वो रो बिकम्स अ कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। फिर आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा उस डेटा फ्रेम को, अभी वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो वो भी कैसे करेंगे, तो अगर आप गलती से वो लिख देते तो आपको एक सिंपल सा फंक्शन यूज करना है और वो जो है डेटा फ्रेम वापिस आपका सही हो जाएगा। अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर रुक जाइए। तो df इक्वल टू डेटा डिक्शनरी को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर। फिर डेटा फ्रेम आपकी ये क्रिएट हो गया। अब आपको सॉर्टिंग करनी है वैल्यू बाय कौन से कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, तो बाय स्कोर। तो स्कोर कॉलम के बेसिस पे इसने यहाँ पे देखिए मिनिमम से हाईएस्ट चला गया वहां पे। तो बाई इक्वल टू स्कोर, तो स्कोर के बेसिस पे आपके सॉर्टिंग कर दी है। तो ये इस तरह से स्कोर के बेसिस पे। अगर आपको डिसेंडिंग लेना है तो यहाँ पे छोटा सा एक करना है, असेंडिंग इक्वल टू 0। बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट असेंडिंग इक्वल टू 0 या असेंडिंग इक्वल टू 1। अगर 0 करेंगे और उसको रन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए हाईएस्ट से लोवेस्ट चला गया, दैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इस असेंडिंग को 0 की प्लेस पे 1 करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपके असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। नहीं भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करता है। और अगर आप असेंडिंग इक्वल टू 0 लिखते हो, दैट मीन 0 का मतलब फॉल्स हो गया, असेंडिंग फॉल्स हो गया। दैट मीन असेंडिंग तो नहीं करेगा बट वो डिसेंडिंग करेगा वहां पे। तो ये ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट आपके असेंडिंग ही होता है, अगर नहीं भी लिखते हो तो। ये तो हुआ
वैल्यूज का। फिर सॉर्ट द पांडास डेटा फ्रेम बाय मल्टीपल कॉलम्स। तो मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू करना है, तो उस केस में हमें यहाँ पे कॉलम के नेम 2 बार लिखने होंगे, 2 कॉलम के नेम। और जब भी 2 कॉलम के नेम आते तो लिस्ट की फॉर्म में आता डेटा, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे मुझे एज, फर्स्ट स्कोर के बेसिस पे करें, फिर एज के बेसिस पे करें, और इसको मुझे रन करना है। एज का ए कैपिटल है, तो भी देखिए यहाँ पे हेडिंग का जो भी जिस तरह से फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। तो फर्स्ट वो स्कोर के बेसिस पे करेगा, और एज सेकंड वो एज के बेसिस पे। So in our example, object is used to create data frame. Elements of data frame object is sorted by date. We are passing 2 columns as by parameter value, and in ascending parameter also with 2 parameter, first true and second false, which means sorting in ascending order, age, or descending order in for score. तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए ज्यादातर, अब क्योंकि यहाँ पे सारी जो एज है डिफरेंट एज है। यहाँ पे मैंने स्कोर लिया तो स्कोर भी कोई भी सेम एज सेम स्कोर नहीं है। देखिए यहाँ पे स्कोर डिफरेंट डिफरेंट स्कोर है, 47, 55, 67, 87, 89। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्कोर को मुझे सेम करना है, तो 67 की जगह पे 87 कर देता हूँ। अब इस पे अप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट जो करेगा बेस्ड ऑन स्कोर, स्कोर के बेसिस पे उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए एज के बेसिस पे कैसे करेगा, असेंडिंग करना है एज के बेसिस पे। तो एज देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 87 दोनों के हैं, सचिन के 26 एज है और विराट की 25। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो वहां पे सचिन बाद में, विराट वैल्यू अलग थी। सो अब देखिए यहाँ पे 87 दोनों का स्कोर है, बाकी का कोई चेंज नहीं होगा। जिनका स्कोर सेम है उसी के बेसिस पे एज की आपके उन रो के अंदर जहाँ पे स्कोर सेम है उन्हीं पे ही एज वाला असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई होगा। तो विराट का पहले आ जाएगा, सचिन का बाद में आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप मल्टीपल कॉलम करते हैं तो वो पहले स्कोर को करेगा, स्कोर के बेसिस पे ही करेगा आपके सॉर्टिंग। फिर स्कोर में जहाँ पे आपके डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, जहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही है उस कॉलम के अंदर, उनके लिए एज पे करेगा। फिर एज के बाद में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो उसके बेसिस पे करेगा वहां पे कि एज में वैल्यू कौन कौन सी आपके सेम आ रही है, फिर उनके ऊपर बेसिस आपने नेम पे किया तो वो उसके बेसिस पे नेम पे कर देगा। तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट है सॉर्टिंग ओवर डेटा फ्रेम बाय इंडेक्स। तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, वहां पे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज था, यहाँ पे सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, we will cover here 3 aspects of sorting। sorting यहाँ पे भी है इंडेक्स के बेसिस पे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे आपके इंडेक्स के बेसिस पे होगा सॉर्ट इंडेक्स। तो इंडेक्स कौन सा है, रो इंडेक्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एन टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस प्लस। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि इंपोर्ट pandas as pd। सो फर्स्ट क्रिएटेड डिक्शनरी सेम डिक्शनरी है, सीरीज के थ्रू क्रिएट हो रही है। आप सीरीज नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा वहां पे। फिर वो री इंडेक्सिंग कर रहा है, यहाँ पे इंडेक्स को री इंडेक्स कर रहा है, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 लेता है, यहाँ पे री इंडेक्स कर रहा है उसको। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है 1 4 3 2 0। तो ये री इंडेक्स किया उसने डीएफ को। फिर इंडेक्स के बेसिस पे, एससी के बेसिस पे सॉर्टिंग कर दी वहां पे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो सिंपल चीजें हैं,
और सिंपल वर्क करना आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इन केस अभी जो मैंने टेबल है यहाँ पे, अभी मेरे पास ये टेबल है, इसको मैंने रो वाइज अगर डेटा ले लिया है तो उसको कन्वर्ट करना है वहां पे, तो कैसे करूंगा? मैं कंट्रोल एन न्यू कंट्रोल प्लस प्लस तो इंपोर्ट पांडास एस डी डिक्शनरी बनाता हूँ, डी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम दे रहा हूँ, टीवी कॉमा एसी कॉमा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं तो मेरे पास अगर टीवी एलजी 1200 आइटम ये सब दे देता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास जो लिस्ट में आइटम डालूंगा, आइटम कॉमा कंपनी कॉमा रुपीज कॉमा यूएसडी, फिर सेकेंड रो की वैल्यू टीवी एसी, टीवी आ गया पहले, फिर एलजी जो भी कंपनी का नेम है वो आ गया यहाँ पे एलजी, फिर प्राइस रुपीज के अंदर, फिर आपके यूएस डॉलर में जैसे 700। अभी तुमसे एक पास एंट्री करके देखते हैं और इसको df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल डेटा फ्रेम का कैपिटल, फिर यहाँ पे डी को मैं पास कर रहा हूँ और प्रिंट df। तो देखते हैं आपके कि ये टीवी कंपनी रुपीज यूएसडी देखो इस तरह से आ गया है। ये कॉलम वाइज, ये रो वाइज यहाँ पे इस तरह से लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट की फॉर्म अगर लेते हैं तो वो रो वाइज डेटा ले रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको वापस कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरीके फॉर्म में। अगर आप इस केस में आप रो वाइज डेटा लेते तो कब क्या होगा? 0:, ये 1:, ये। और इसको मैं वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। इसको 1, इसको रन करते हुए डिक्शनरी की फॉर्म में ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, कॉलम वाइज ये सारा कुछ है। तो ये कॉलम वाइज इस तरह से सेट हो गया। डिक्शनरी बनाई आपने, बट जनरली हमने जो लिया डेटा वो रो वाइज डेटा ले लिया है, बट वो डिक्शनरी आपके हमेशा कॉलम वाइज डेटा लेता है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो डीएफ तो यहाँ पे इस तरह से बना। अगर आपको नया बनाना, df1 इक्वल टू df डॉट कैपिटल टी, और मैं df1 को वापस प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट df1। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया ये। तो अगर आप गलती से आपने अगर कॉलम रो वाइज डेटा ले लिया है वहां पे डिक्शनरी के अंदर, तब आपको इस तरह से df डॉट ट्रांसपोज, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, दैट मीन्स कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ट्रांसपोज कर देगा तो आपके एक्चुअल डेटा वापस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे करना है, सिंपल सी चीज है।
सो वेरी सिंपल, सिर्फ ध्यान रखना है कुछ फंक्शंस ही हैं, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ समझ में जाएगा। इसमें रेंज हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ केमिस्ट्री बोलो की वंश। क्लास आ गई है तो मैं लीव हाँ कर दूं? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं लीव वैसे ही स्टॉप कर ही रहा हूँ। ठीक है तो ये इतना सा है सिंपल सा, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल चीजें हैं, फंक्शंस हैं, सबकी फंक्शनलिटी डिफाइन है। सो इजीली आप कर सकते हो सब चीजें। आज के लिए इतना ही है, बाकी के लिए हम कल मिलते हैं। ओके बाय।